हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी ऑनलाइन। तो आज हम यूपीएससी द्वारा आयोजित जो सिविल सर्विस है उसके मुख्य परीक्षा यानी कि दूसरे चरण के जो हमने पेपर पहले फर्स्ट कर ही लिया था, फिर पेपर सेकंड किया है और पेपर थर्ड, इन तीनों के वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, आज हम जीएस पेपर 4 जिसे हम एथिक्स बोलते हैं इसको देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पत्र से 5 विभाग कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसके सिलेबस को आज एलेबरेट करेंगे कि इसके सिलेबस क्या पूछा जाता है। ठीक है, और हमें इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे दिया गया है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। ठीक है, यहाँ पे एथिक्स, सत्यनिष्ठा और ये आपका जो एप्टीट्यूड हो जाता है। ठीक है, इस यहाँ पे एक नोट दिया है यूपीएससी ने इस पेपर को लेके, तो हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति। ठीक है, ये सिविल सेवक की मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। ठीक, इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्रों में किसी मामले के अध्ययन, जिसे हम केस स्टडी बोलते हैं, इनका माध्यम भी चुना जा सकता है, यानी केस स्टडी के माध्यम से भी आपकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे, ऐसा यूपीएससी बोल रही है। तो आगे यूपीएससी ने यहाँ पे लिखा है कि मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे जो क्षेत्र दिए गए हैं इन क्षेत्रों को, इन्हीं के आधार पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन्हीं के आधार पे आपको केस स्टडी दी जाएगी। तो हम नीचे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना होता है, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है तथा इसके निर्धारक और परिणाम। ठीक है, नीति शास्त्र को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं, इसका परिणाम क्या निकल के आता है। ठीक है, इसके बाद नीति शास्त्र के आयाम पूछा गया है। नीति शास्त्र के आयाम कौन कौन से हैं। ठीक है, सामाजिक आयाम होता है, व्यवहारिक आयाम होता है आपका। ठीक है, आर्थिक आयाम भी हो सकता है। तो ऐसे आयाम जितने भी, राजनीतिक आयाम भी होता है, भावात्मक भी आयाम भी होता है। ठीक है, बौद्धिक आयाम भी होता है। तो जितने सारे आयाम होते हैं नीति शास्त्र के, ये भी आपसे यहाँ सिलेबस में दिए गए हैं। आगे दिया गया है निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। ठीक है, जो हमारे निजी संबंध होते हैं और जो हमारे सार्वजनिक संबंध होते हैं, जैसे भी जब हम सिविल सेवक के रूप पद पे रहते हैं या किसी भी आप पद पे रहते हो जो सरकारी नौकरी में हो, तो वहाँ पे रहते हुए आपका जो संबंध सार्वजनिक यानी पब्लिक से जो संबंध होता है उसमें नीति शास्त्र है कि नहीं है। आप वहाँ पे इमोरल तो नहीं हो रहे हो। ठीक है, अपनी मोरलिटी को कम तो नहीं कर रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ देखी जाएगी। अगला है यहाँ पे मानवीय मूल्य। यहाँ पे मानवीय मूल्य की बात की गई है। ठीक है, तो कैसे मानवीय मूल्य। ठीक, आगे हम देखते हैं महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा। कैसे मानवीय मूल्य होने चाहिए, जो महान नेता हैं, ठीक है, सुधारक हैं, प्रशासक हैं, इनके जीवन तथा इन्होंने जो उपदेश दिए हैं और इनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस प्रकार के मानवीय मूल्य हमारे अंदर आने चाहिए। ठीक है, फिर आगे दिया है मूल विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका क्या है। यानी यहाँ पे मूल विकसित की बात हो रही है। जब भी आपकी जो वैल्यू डेवलप होगी तो वो डेवलप कौन करेगा। ठीक, तो यहाँ पे परिवार की बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं और शैक्षिक संस्थाओं की। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि जब भी कोई बच्चा छोटा होता है तो पहले शुरुआती वो दिनों परिवार के साथ में रहता है। ठीक, फिर धीरे धीरे वो स्कूल जाता है, फिर आगे वो समाज के साथ भी इंटरेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले फैमिली की भूमिका आती है। ठीक है, और फिर स्कूल की और साथ में सोसाइटी की। ठीक, ये सारी भूमिकाएं हमें देखने को मिलती हैं। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, एक बहुत अच्छा कोट आता है कि APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि अगर किसी भी व्यक्ति की जीवन को परिवर्तित करना है या उसका जीवन आपको अलग से मोरलिटी वाला जीवन चाहिए, आपको नैतिक विचार उसमें आने चाहिए, तो वो कैसे कर सकते हो। उसके डेवलपमेंट की जिम्मेदारी किनकी होती है, तो इन्हीं तीनों वर्गों की होती है, इन्हीं तीनों सोसाइटी की होती है। ठीक है, इन्हीं तीन इंस्टीट्यूशन की होती है। यानी एक फैमिली इसमें अपना पार्टिसिपेट करती है, दूसरा फिर स्कूल आते हैं और सोसाइटी आती हैं। अगर ये तीनों इंस्टीट्यूट अपने अपने काम अच्छे से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो जो जनरेशन हम डेवलप करेंगे, जो जनरेशन आने वाले समय में आएगी, उनमें नैतिक मूल्य के तत्व अच्छे से स्थापित होंगे। ठीक है, आगे इसमें दिया गया है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड।
आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका लोगों के प्रति एटीट्यूड कैसा है, आपका किसी वर्ग विशेष के प्रति एटीट्यूड कैसा है, ठीक है। आपके भाव जो नकारात्मक एटीट्यूड है कि सकारात्मक एटीट्यूड है, तो ये बात की जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे सारांश यानी कि एटीट्यूड का कंटेंट क्या है, इसकी संरचना क्या है, वृत्ति एटीट्यूड कैसा है, ठीक है। इसमें दिया गया है विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव। आपके अंदर जो विचार हैं, आप जो आचरण करते हो, उसका आपके एटीट्यूड से क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आपके एटीट्यूड पर इन चीज़ों को क्या बदलाव आता है, क्या नहीं आता है, और इसमें संबंध क्या है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप विचार कुछ और हैं आपके आचरण कुछ अलग है, तो ये भी एटीट्यूड में आपके डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो आपके विचार होने चाहिए आपको सेम वैसे ही आचरण करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया फिर ये दिया गया है नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि। अभिरुचि यानी कि यहाँ पे एप्टीट्यूड आ जाता है। तो आपकी नैतिक अभिरुचि कैसी है, आपकी राजनीतिक अभिरुचि कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप राजनीतिक पक्ष में ज़्यादा सोचते हो और नैतिक मोरलिटी कम है आपके अंदर, तो वहाँ पे आप निष्पक्ष बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप पॉलिटिकल एरिया की तरफ ज़्यादा झुके हुए पाएंगे वहाँ पे। आगे देखा जाता है सामाजिक प्रभाव और धारणा, ठीक है। सामाजिक प्रभाव क्या है, ठीक है, ये भी आपकी देखी जाएगी एटीट्यूड में, ठीक है। और धारणा क्या कॉन्सेप्ट है आपके व्यक्तित्व के अंदर, क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी बात आ जाती है। आगे दिया गया है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य। जो हमारे अंदर जो एप्टीट्यूड है और जो बुनियादी मूल्य जो बेसिक वैल्यू होती हैं, इसमें देखिए सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका समर्पण भाव सार्वजनिक सेवा के प्रति है या नहीं है, ठीक है। आगे दिया गया है कमज़ोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, कि आप कमज़ोर वर्ग जो भी कमज़ोर वर्ग हैं उनके प्रति आप सहानुभूति रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ठीक। आप संवेदना के स्तर पे आके उतरते हैं कि आप सिर्फ ऊपरी बात करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है तो आपको भी उसी पृष्ठभूमि से ही सोच के उसके बारे में बात रखनी चाहिए, उसको उसके स्तर पे उतर के समझाना चाहिए, तब जाके वो आपकी बात उस तक पहुँचेगी, ठीक। आगे आ जाती है बात सहिष्णुता की। सहिष्णुता यानी कि आपको सहनशीलता, आपके अंदर कितनी सहनशीलता है, आप कितने सहनशील होकर कार्य करते हैं, ठीक। आप किसी पद पे रहते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों से सामना करना पड़ेगा, वहाँ पे सहनशीलता की काफ़ी आवश्यकता होती है, तो आप कितने सहनशील हैं यहाँ पे आपका चेक किया जाएगा। संवेदना, आपके अंदर संवेदना कैसी है, आप महिला के प्रति क्या संवेदना है, बच्चों के प्रति क्या संवेदना है आपके अंदर, किसी वर्ग विशेष के प्रति क्या संवेदना है, तो ये आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक। आप उनके बराबर पे आके उनके स्तर पे आके वो सोच पा रहे हैं, कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे डेवलप करनी है। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको अभी के साथ डेवलप करनी है, क्योंकि इतनी से क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, मेंस में भी पूछे जाते हैं, जैसे कि एथिक्स तो है ही और साथ में ये ऐसे में भी हेल्प करता है, ठीक। अगर ऐसे में आप देख रहे होगे कि फिलोसफिकल ऐसे आते हैं तो वहाँ पे भी आप इसे अपना यूज़ कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे आपने देखा होगा सत्यनिष्ठा लिखा है, आप सत्यनिष्ठ कितने हैं, ठीक है। यहाँ भेदभाव रहित यानी कि आपका किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी एक पक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे पक्ष की बात को वरीयता नहीं दे रहे हैं, तो ये चीज़ देखी जाती है कि भेदभाव रहित होना चाहिए, ठीक। वहीं गैर तरफदारी यानी कि आप किसी की तरफदारी नहीं लेंगे, आपके मन में पहले से कोई विचार नहीं होना चाहिए उस चीज़ को लेके, पहले से ही एक थ्योरी बनी हुई है तो उसी चीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे, आप निष्पक्ष वहाँ बात करेंगे, किसी पक्ष में पहले से ही कंटेंट नहीं रखना है, ठीक। चलिए, तो ये चीज़ हो गई हमारे यहाँ पे कि सिविल सेवा के प्रति, सिविल सेवा जो सेवा के लिए अभिरुचि और बुनियादी मूल्य हैं जो हमने यहाँ पे देख लिए हैं। आगे बात आती है कि भावात्मक समझ यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस। यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप कितने इमोशनल इंटेलिजेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, कितना आप इन चीज़ों को लेके अपने आप में विकसित है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है अवधारणा तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग, यानी कि आपको यहाँ देखना है कि जो भावात्मक समझ है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसका शासन व्यवस्था में उपयोग भी होता है और कई सारे प्रयोग भी देखने को मिलेंगे आपको, ठीक। जैसे मान के चलिए आप किसी पद पर हैं, ठीक, वहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी है कि आप ऐसा ना हो कि इतने इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। आप मान के चलिए आपके पास कोई वर्क आता है, कोई व्यक्ति आता है और आपसे कुछ इमोशनल बात करता है, ठीक, आप उनकी बातों में आ जाते हैं और उसी तरह अपना एक थ्योरी माइंड में बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना है। वहाँ पे आपकी सामाजिक जो भावात्मक समझ है वो एक
वहाँ पे काम करेगी, ठीक है। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस से मजबूत हैं तो वहाँ पे कोई भी ऐसा आता है, आप वहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों को देखेंगे, दोनों की बात सुनेंगे, उसके बाद निर्णय लेने पर आएंगे। ऐसा नहीं है किसी वर्ग विशेष को लेके आप वहाँ पे एक पक्ष ले लेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वहीं इमोशनल इंटेलिजेंस एक चीज़ और आती है, जैसे कोई भाई रिश्तेदार आते हैं हमारे, कोई करीबी आता है, उन दोनों का एक केस आया, ठीक, और वहाँ पे आपको निर्णय लेना है। तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस अगर मजबूत है तो आप वहाँ पे ईमानदारी से काम करेंगे, सत्यनिष्ठ होकर काम करेंगे, किसी की तरफदारी नहीं करेंगे, निष्पक्षता के साथ काम करेंगे, ठीक है। इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना एक अच्छा व्यक्तित्व माना जाता है। जो व्यक्तित्व इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छे से होता है वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व माना जाएगा। आगे हम बात करते हैं भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान। यानी कि भारत में और विश्व में जितने भी हमारे जो नैतिक विचारक हैं, जितने भी दार्शनिक हैं, इन लोगों ने दुनिया के लिए, विश्व के लिए क्या योगदान दिए हैं, ठीक है। जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, महात्मा गांधी हैं, अरस्तु हैं, कई सारे विचारक हैं, कई सारे दार्शनिक हैं जिनके नैतिक विचार हैं, ठीक है। कई सारे दर्शन दिए हैं, कई बार गीता का दर्शन भी आ जाता है, गांधी जी के विचार ही पूछ लिए जाते हैं पेपर में, ठीक है। नेशनल मंडेला का ही पूछ लिया जाता है। तो उनके कोटेशन हमें पता होना चाहिए, कोटेशन हमारे दिमाग में बसे हुए रहना चाहिए। अगर आपके पास अभी ये जब जानकारी नहीं है तो आप कुछ नहीं, जब भी आपको जहाँ से भी मिले एक आप डायरी बनाइए और उसमें कोटेशन को नोट करते रहिए और उन पर बार बार नज़र लगाते रहिए, ताकि इससे क्या होगा कि आपके माइंड में पहले से ही वो रहेगा। और इन पर जब क्वेश्चन आप लिखेंगे कभी टेस्ट सीरीज़ में, कहीं भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं, तो वहाँ से चीज़ डेवलप कर सकते हैं। और जब भी यूपीएससी पूछती है तो आपको ये चीज़ नई नहीं लगेगी, ठीक। और मोस्टली ये होता है कभी ना कभी करंट अफेयर में भी कोई ना कोई इशू बना रहता है, तो उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वहाँ भी आपको एथिक्स में देखना है, कोई भी इशू आता है, सबसे पहली बात जितने भी हमने सिलेबस की वीडियो कवर किए हैं आप वीडियो को एक बार देख सकते हैं, उसमें ये समझ में आ जाएगा आपको कि अगर आप सिलेबस पर अच्छी पकड़ बना के रखते हैं और करंट अफेयर में कोई भी टॉपिक आता है, ठीक, उस टॉपिक से क्या होगा कि आप समझ जाएंगे कि आपको कितना लिखना है, कितना तैयार करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या आया है, क्या नहीं आया है। इससे आपके पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी एक साथ हो जाती है, ठीक। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करके रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर करके रखना है, क्योंकि यही यूपीएससी द्वारा दो माध्यम दिए जाते हैं हमें, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो ये बताते हैं कि आने वाली परीक्षा कैसी होगी, ठीक। तो हमें क्या करना है, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस दो चीज़ें अच्छे से तैयार करनी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक प्रशासनों में लोक या सिविल सेवा मूल्य, ठीक, तथा नीति शास्त्र, ये हमारी हेडिंग दे रखी है और इसके अंदर क्या है पढ़ते हैं स्थिति तथा समस्या। तो लोक प्रशासन में जो सिविल सेवा है इनके मूल्य और नीति शास्त्र है, क्या स्थिति है, क्या समस्याएं हैं, जैसे सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं। तो आप देख रहे होंगे कि आपने कई ऐसी घटनाएं सुनी होंगी कि वहाँ वो कोई सिविल सेवक है, उसका आचरण सही नहीं है, उनके कर्तव्य सही नहीं है, वो अपने कर्तव्यों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, ठीक है। तो ये नैतिक चिंता है। वहीं अगर निजी क्षेत्र की बात करें तो हम जैसे देखें, अगर हम स्कूल एजुकेशन या फिर हम स्कूल या कॉलेज इन सब की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि हर व्यक्ति का, हर पद का एक सोर्स बन चुका है कि हमें क्या करना है, सिर्फ इनकम बनाना है। इनसे कोई मतलब नहीं है कि एजुकेशन हमारी ख़राब हो रही है कि अच्छी हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमारा मेन फोकस क्या हो गया है, इनकम कमाना है। चाहे हम वहाँ पे कर्तव्य अपने पूरे निभा रहे हैं, हम वहाँ पे सत्यनिष्ठ हैं कि नहीं है, ईमानदार हैं कि नहीं है, जिस पर्पज़ से स्कूल खोला गया कि हम शिक्षा देंगे, शिक्षा का वहाँ कोई ऑप्शन दिखता नहीं है, बाकी हर चीज़ का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये चिंताएँ हैं, ये नैतिक चिंताएँ हैं, ठीक है। वहीं हम सरकारी पदों पर बात करते हैं तो बहुत सी संस्थाओं में से जाएंगे, बहुत सारे ऐसे पदों पे देखा होगा आपने कि बिना रिश्वत के काम ही नहीं होता है, आपको रिश्वत देनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए हमें नैतिक शिक्षा सिलेबस यूपीएससी ने डाला है कि जो भी सिविल सेवक जाएँ, 2014 के वजह सिलेबस में देखने को मिल जाता है, तो कि जो भी सिविल सर्वेंट किसी पद पर जाते हैं तो उनके अंदर एक नैतिक गुण है, नैतिक शिक्षा उनके अंदर समाहित है, तो वो अपने पद पे जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से करेंगे, सत्यनिष्ठ होकर करेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है कि नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत। अब देखिए यहाँ बात की गई है कि नैतिक मार्गदर्शन, अगर आपके अंदर ये नहीं है तो आप नैतिक मार्गदर्शन कहाँ से ले सकते हैं, स्रोत पूछा कहा गया है, आप विधि बना कर दे सकते हो। अगर किसी व्यक्ति में नैतिक गुण नहीं है, उसमें नैतिक तत्व उतने नहीं जितने हमें समाज के लिए ज़रूरत है, तो क्या कर सकते हैं, हम कानून बना सकते हैं, एक नियम तय कर सकते हैं, एक विनियमन बना सकते हैं, ठीक है। और एक होता है अंतरात्मा। अंतरात्मा की आवाज़, जैसे हम कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, हम कोई चीज़ करते हैं बाद में हमें लगता है कि ये गलत है,
यानी अंतरात्मा, क्योंकि अंतरात्मा ही ये बताती है, सही और गलत के बीच में फ़र्क बताती है, वो हमें नैतिक होने के लिए प्रेरित करती है अंतरात्मा। तो ये हमने 4 तत्व की यहाँ चर्चा की है, विधि, नियम, विनियमन और अंतरात्मा। यह है नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में हमें परिभाषित करने होते हैं। आगे दिया गया है, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण। तो शासन व्यवस्था जो है, ठीक है, गवर्नेंस में हमें नीतिपरक और नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण करना है। वहाँ पे कैसे शासन व्यवस्था नीतिपरक और नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ कर सकते हैं, कैसे उन्हें स्थापित कर सकते हैं, ठीक है, कैसे लागू करना है। वहीं हम देखते हैं फिर यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था यानी जो फंडिंग में नैतिक मुद्दे। आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सी संस्थाएं बनी हुई हैं और जो गरीबों के लिए, असहायों के लिए स्कीम चलाती हैं। वहीं पर कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो कई देशों में उनके अंदरूनी मामलों में दखल देने के काम करती हैं, ठीक है, वहाँ पे अशांति उत्पन्न करवाती हैं। तो यहीं पे बात की जाती है कि वो संस्थाएं नैतिक है कि नहीं है। इन चीज़ों को लेकर नैतिक मुद्दे बने रहते हैं, ठीक है। तो नैतिक मुद्दे कैसे बने रहते हैं, जैसे कोई संस्था में पैसे फंडिंग करती है तो सरकारें उन पर नियम लगाती हैं, कुछ नियम कठोर करती हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी कि सरकार ने बहुत सारे NGOs को बंद कर दिया, उनकी फंडिंग को बैन कर दिया है कि नहीं फंडिंग नहीं होगी। कुछ कानून बना दी है, FCRA जैसे एक्ट बना रखे हैं जिससे हम उन चीज़ों को रोक सकें, ठीक है। आगे बात करते हैं कॉरपोरेट शासन व्यवस्था। तो आपके देश में कॉरपोरेट है, उसकी शासन व्यवस्था कैसी है, उसमें नैतिक मूल्य कितने हैं, उन पर समस्याओं के समाधान की दर कैसी है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ नैतिकता ही दिखाती है कि आपके यहाँ पे लोग कितना अंतरात्मा से सुन के काम करते हैं, आपके यहाँ पे नियम कैसे बने हुए हैं, आपके यहाँ पे विधि कैसी बनी हुई है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हमें देखना पड़ता है कि शासन व्यवस्था कैसी चल रही है, वहाँ पे नैतिक मूल्यों का अभाव तो नहीं है। इसीलिए हमें जब भी कोई स्कीम ऐसी बनानी है, कुछ प्लान ऐसे करने हैं, कुछ प्लानिंग करनी है किसी इंडस्ट्री को लेके या फिर किसी भी क्षेत्र में, तो ऐसे प्लानिंग करनी है कि वहाँ पे हमें ये चीज़ दिखाई दे कि नैतिक व्यक्ति, नैतिकता से परिपूर्ण व्यक्ति ही वहाँ पर उस पद पर कार्य करें, ठीक है। उनके अंदर नैतिकता का परीक्षण होना ही चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, शासन व्यवस्था में ईमानदारी। चलिए ईमानदारी की बात करते हैं। तो ईमानदारी में क्या है कि आप जिस पद पर हैं उस पद पर रह के ईमानदार हैं कि नहीं। ईमानदारी कैसे देखी जा सकती है, आप जिस पद पर आए हैं उस पद के कुछ कर्तव्य होते हैं, ठीक है। उस कर्तव्य को आप कितनी ईमानदारी से, ठीक है, पूरा कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ दिखाई देती है कि आप कितने ईमानदार हैं, कितने नहीं हैं। सिर्फ रिश्वत लेना एक ईमानदारी नहीं कहलाती है। ईमानदारी में आप कर्तव्य, ऐसा नहीं है कि आप रिश्वत नहीं ले रहे हैं और आप अपने कर्तव्य से हटे हुए हैं, कर्तव्य को अच्छी तरह से नहीं निभा रहे हैं, तो ये भी आपकी ईमानदारी में खोट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आप ईमानदार नहीं हैं। लोक सेवा की अवधारणा, लोक सेवा क्या है इसका कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। लोक सेवा कैसे की जाती है, उसका पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या है। लोक सेवा यानी कि हम जिस वर्ग विशेष के लिए काम कर रहे हैं, कोई स्कीम्स आई है, उसका फ़ायदा उस तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, उस सहूलियत से पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो हम लोक सेवा की अवधारणा की यहाँ पे देखेंगे। आगे आता है शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार क्या है। एक होती है शासन व्यवस्था, ठीक है, जो जिसमें हमें जाके काम करना है। दूसरा है ईमानदारी का दार्शनिक आधार, यानी कि ईमानदारी का दार्शनिक आधार क्या है वहाँ पे शासन व्यवस्था में। क्या सिर्फ रिश्वत लेना नहीं है, इसी को ईमानदारी कहते हैं। कर्तव्य पूरा करना नहीं है, या कर्तव्य पूरा करना है, इसी भी ईमानदारी कहते हैं। और भी ईमानदारी के क्या क्या पैमाने हो सकते हैं, तो इसका दार्शनिक आधार क्या होना चाहिए, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। आगे दिया गया है सरकार में सूचना का आदान प्रदान। ऐसा ना हो कि सरकार से हम कोई सूचना छिपा रहे हैं या सरकार कोई सूचना हमें दे रही है उसे हम जनता तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तो सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। हम कोई प्लानिंग करते हैं, कोई भी स्कीम्स आ रही है तो उसका एक ट्रांसपेरेंस तरीके से कहीं बोर्ड लगा के, कहीं स्कीम से माइक द्वारा, किसी माध्यम से, डिजिटल माध्यम से, आजकल डिजिटल माध्यम इतना अच्छा चल रहा है, आप यूट्यूब से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, कहीं से भी आप इस माध्यम का उपयोग करके ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं सिस्टम में, योजनाओं में, स्कीम्स में, जिससे घोटाले वगैरह चीज़ें कम होती रहें। आगे दिया गया सूचना का अधिकार। जैसे सूचना का अधिकार हर व्यक्ति को दिया गया है, तो आपको ये व्यक्तियों तक पहुंचाना है कि आपके पास सूचना का अधिकार है, आप उसका उपयोग कीजिए और हम आपको जानकारी देंगे, ठीक है। इस अधिकार को हमें लागू करवाना है, हर व्यक्ति तक ये चीज़ पहुँचनी चाहिए। आगे दिया गया है नीतिपरक आचार संहिता, यानी ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए जो नीतिपरक हो, ठीक है, नैतिक उद्देश्यों का पालन करता हो। आचरण संहिता यानी कि लोगों के आचरण ऐसे होने चाहिए, उसका भी एक कोड होना चाहिए कि आपको ये आचरण करने हैं और ये आचरण नहीं करने हैं, ठीक है।
कि आप ऐसे आचरण करेंगे तब आप नैतिक व्यक्तित्व कहलाएंगे, और ऐसे आचरण नहीं करते हैं तो आप अनैतिक व्यक्तित्व कहलाएंगे। तो आपको इसके लिए कोड बनाना है। ठीक, आगे दिया गया नागरिक घोषणा पत्र। तो देखिए, नागरिक घोषणा पत्र क्या होते हैं, कहीं भी आपने देखा होगा नागरिकों के अधिकार क्या हैं, यानी सरकारी सेवाओं को लेके या किसी भी क्षेत्र में उनके अधिकार क्या हैं। ठीक है, जैसे स्वास्थ्य के लिए तो उनका अधिकार क्या है, वहाँ पे नागरिक घोषणा पत्र चिपका होगा। किसी भी संस्था में जाते हैं, सरकारी संस्था में जाते हैं, ठीक है, वहाँ भी एक बोर्ड लगा होगा जहाँ पे लिखा होगा कि आपके क्या क्या अधिकार हैं, नागरिकों के, जो सामान्य नागरिक हैं उनके क्या क्या अधिकार हैं। ठीक है, तो ये नागरिक घोषणा पत्र, इस घोषणा पत्र को आपको पता होना चाहिए और जनता को भी आपको अवगत करवाना है इससे, ताकि वो अपने अधिकार का सदुपयोग कर सके। आगे दिया गया है कार्य संस्कृति, जिसे हम बोलते हैं वर्क कल्चर। सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, जो भी वर्क कल्चर है यहाँ पर सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता कैसी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि वर्क कल्चर में कुछ वल्गरिटी हो या फिर वहाँ पे ठीक से काम नहीं हो रहा हो सकता है जैसे कहीं महिलाएं काम कर रही हैं वहाँ पे उनका शोषण हो रहा हो, तो ये वर्क कल्चर में डिफ़ॉल्ट की बात हो जाती है। तो यहाँ गुणवत्ता की बात करते हैं कि वहाँ पे कैसी गुणवत्ता से काम किया जा रहा है। आगे आता है कि लोक निधि का उपयोग, यानी कि सरकार द्वारा जो पैसे, सरकार जो मनी जारी करती है योजनाओं के लिए, किसी काम के लिए, कहीं कोई भी फंड आता है, कुछ भी होता है, तो उसका उपयोग कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। ठीक, उसका उपयोग सही से होना चाहिए, नैतिक तरीके से होना चाहिए, इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए। जिससे क्या होगा, आगे दिया गया है कि भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ, और यही कारण जो बनता है जब लोक निधि का उपयोग सही से नहीं होता है वहीं पर हमें भ्रष्टाचार में चुनौतियाँ दिखाई देती हैं और भ्रष्टाचार डेवलप होने लगता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रह नहीं जाती है, पैसे कहाँ कैसा खर्च हुआ है इसका कोई डाटा ही नहीं है, तो क्या होगा, भ्रष्टाचार में चुनौतियाँ आएंगी और भ्रष्टाचार बना रहेगा। इसीलिए हम जितना डिजिटल होते जा रहे हैं, हमारे पास डेटा बनता जा रहा है और हम इसका रिकॉर्ड रखते जा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, जो भ्रष्टाचार है इस पर लगाम लग रही है और धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। ठीक है, इसमें समय अभी लगेगा, जैसे जैसे लोग आते रहेंगे पद पे और जैसे जैसे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी तो भ्रष्टाचार की दर धीरे धीरे कम होती रहेगी। आगे इसमें दिया गया है उपरोक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन, यानी केस स्टडी। ठीक है, तो आधा पेपर हमारा थ्योरी से हो जाता है, जितने हमने ऊपर डिस्कस की है ये सब आएगी, और आधे पेपर हमें केस स्टडी देखने को मिल जाती है। यानी जो चीज़ आपने पढ़ी हुई है, जो चीज़ आप सिलेबस में पढ़ेंगे उसी के अनुसार आपसे केस स्टडी दी जाएगी आपसे। ठीक है, एक मामला दिया जाएगा, केस दिया जाएगा और सॉल्व करवाया जाएगा कि आप कितने नैतिक हैं, आप कितने नैतिक तरीके से सोच पाते हैं, आप में कितनी इमोशनल इंटेलिजेंस वाली पावर है। ठीक है, आपका एटीट्यूड क्या है, ये सब आपका केस स्टडी से चेक किया जाता है। ठीक है, जब तो इसलिए आपको केस स्टडी पे भी अच्छे से फोकस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है केस स्टडी को आप सॉल्व कर सकें। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको केस स्टडी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कई कोचिंग संस्थान भी केस स्टडी या फिर एथिक्स के लिए टेस्ट सीरीज लेके आते हैं। आप वहाँ भी जाके जो भी पिछले विगत वर्ष में पूछे गए हैं आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, और यूपीएससी द्वारा जो पूछे जाते हैं आपको उनको भी ज़रूर देखना है, खुद से सॉल्व करके देखना है आप कितना कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो इससे आपका अपने आप में एक जो आत्म परीक्षण है वो हो जाएगा कि आपने कहाँ गलती की है, कहाँ नहीं की है, आप में सुधार की गुंजाइश क्या करनी है, आपको क्या सुधार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये कवर कर लिया है। यहाँ पे दिया गया है प्रश्न पत्र 6 और प्रश्न पत्र 7, जो कि हमारे अनिवार्य कंपल्सरी लैंग्वेज पेपर होते हैं, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज। ठीक है, और ये दिया गया है वैकल्पिक प्रश्न। तो इन सब का सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस है वही मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और इसी का जो पीडीएफ है उसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो आपको उसका इसे डाउनलोड करना है, इसका प्रिंट आउट चाहिए तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना वॉल पर चिपका के इसे बार बार रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने जो जीएस पेपर 4 है एथिक्स का, इसको कवर कर लिया है सिलेबस, और इसको आप अच्छे से पढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।